हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा साइकोलॉजी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि साइकोलॉजी ऑप्शनल चुनें या नहीं चुनें, या फिर अगर चुन लिया है तो उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, या फिर कौन सी टेस्ट सीरीज़ और किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर की। किसी भी ऑप्शनल की तरह साइकोलॉजी ऑप्शनल के भी 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें से जो पहला पेपर है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, और जो पेपर 2 होता है साइकोलॉजी का, वो अप्लाइड साइकोलॉजी का होता है। तो बेसिकली पेपर 2 में आपको जो भी आपने पेपर 1 की थ्योरीज़ पढ़ी हैं, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है। और इन इन दोनों पेपर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी आपको सिलेबस में मिलेगी, जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रखा है। हर एक पेपर में 14 यूनिट्स होती हैं, और हर एक यूनिट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और दोनों पेपर्स जो हैं वो 250 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और जनरली एक जो ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है वो अराउंड 280 के आसपास किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम दोनों पेपर्स मिला के 280 प्लस के आसपास स्कोर करें, और अच्छा हो कि अगर हम 300 क्रॉस कर जाएँ, 330 क्रॉस कर जाएँ। तो आगे हम एक नज़र डालते हैं कि हाल ही में पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजी ऑप्शनल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है यूपीएससी में। तो अगर हम देखें तो साइकोलॉजी ऑप्शनल का जो सक्सेस रेट है, आप देखेंगे 10%, 11%, 15% भी गया है 2014 में, 15.8%। तो अराउंड 10% के आसपास सक्सेस रेट इसका होवर करता है। और इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ मेंस में अपीयर करते हैं, उसमें से अराउंड 10% लोगों का सिलेक्शन फाइनलिस्ट में होता है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें टॉपर्स की लिस्ट, जो जिनके पास साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो आपको अनुराग जैन, मनीष कुमार, अनुज मलिक, ऐसे करके कई सारे ऐसे टॉपर्स मिल जाएँगे, जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की। टॉप 100 में आपको यहाँ पर कई सारी रैंक्स मिल रही हैं देखने को। और ख़ास करके आप 2013 क से देखें तो आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जो कि साइकोलॉजी ऑप्शनल का यूज़ करके अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये होता है कि हम कोचिंग कौन-सी जॉइन करें, या फिर टेस्ट सीरीज़ कौन-सी लगाएँ? तो जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए, वो 2 पॉपुलर कोचिंग्स हैं। पहले वाजीराम एंड रवि का नाम चलता था, जिसमें मुकुल पाठक सर हैं जो कि क्लासेस लेते हैं। पर अभी हाल ही के कुछ सालों में ब्यूटीफुल माइंड आईएएस करके एक कोचिंग है, जिसने कई सारे टॉपर्स भी निकाले हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ। और यहाँ पर अरुण कुमार सर हैं जो कि साइकोलॉजी ऑप्शनल की और साथ के साथ ऐसे ऐसे की भी ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी इच्छा है कि इन दोनों में से कौन-सी कोचिंग लें, और दोनों ही कोचिंग टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों ही कोचिंग्स जो हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं। अब आते हैं हम बुक्स पे। तो यदि आपको साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपको शुरू करने की ज़रूरत है साइकोलॉजी की एनसीईआरटीज़ से। यहाँ पर आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। और ये बुक्स जो हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कई सारे जो साइकोलॉजी ऑप्शनल के टॉपिक्स हैं, वो डायरेक्टली इन बुक्स में दे रखे हैं। और इन बुक्स में आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड उदाहरण भी मिलेंगे, एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, जो कि आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। और एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो कि आप बार-बार रेफ़र आपको करना चाहिए। जब आप बाद में बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ लेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की, तो साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटीज़ को दोबारा से रेफ़र करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इन बुक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाए होते हैं। तो यदि आप वही सिमिलर से एग्ज़ाम्पल्स अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे, या फिर अपने खुद के एग्ज़ाम्पल्स बनाएँगे इन एग्ज़ाम्पल्स से इंस्पायर होके, तो वो आपको आपके आंसर्स को ज़्यादा रीडेबल बनाएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला बनाएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएँगे। पेपर 1 में एनसीईआरटी के बाद जो बुक्स आती हैं, 3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसमें से आप चाहें तो कोई-सी भी रेफ़र कर सकते हैं। एक बुक जो है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है बैरन। रॉबर्ट बैरन की ये जो बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए।
स्क्रीन पे जो सबसे पहली बुक दिखा रखी है वो रॉबर्ट बैरन द्वारा है और इसमें गिरीश्वर मिश्रा का भी कंट्रीब्यूशन है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला एडिशन ही लीजिएगा, फॉरेन एडिशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे, तो उसमें स्पेसिफिकली जो इंडिजिनस साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके आंसर्स में। एक बार आप इसको पेज टू पेज बुक को पढ़िए और उसके बाद इसके नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद ये जो बाकी 2 बुक्स यहाँ पर मैंने दिखा रखी हैं, सॉन्ड्रेस सिसरेली की साइकोलॉजी और मॉर्गन एंड किंग की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इन दोनों बुक्स से आप जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये आप बैरन जो आपकी बुक है उसको डिटेल में पढ़िए, पर उसके बाद उसमें जो वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा करना है, वो सिसरेली और मॉर्गन एंड किंग से सेलेक्टिव रीडिंग करके करिए। तो एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है अच्छे से और बैरन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और साइकोलॉजी ऑप्शनल की सबसे ख़ास बात ये है कि जो इसका पेपर 2 है, उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बुक की आवश्यकता है। जी हाँ, इसमें आप देखेंगे ये जो बुक है स्मारक स्वेन द्वारा, जो कि ऑलरेडी सर्विसेज़ में सिलेक्टेड हैं, आईआरएस ऑफ़िसर हैं। इनकी ये बुक जो पेपर 2 के 14 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाती हैं। इस बुक में आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिल जाएँगे जो कि आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप मॉडिफ़ाई करके अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड और बहुत ही रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स, डेली लाइफ़ से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स, जो कि एंड में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं और आपके आंसर्स को यूनिक बनाते हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बुक की आवश्यकता है और कोई बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि एनसीईआरटीज़, बैरन और इस स्मारक स्वेन की अप्लाइड साइकोलॉजी की बुक को पढ़ेंगे, तो आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा बस आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, तो सिसरेली और मॉर्गन एंड किंग से आप कर सकते हैं। अब आंसर राइटिंग की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत है और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक तरह से कहा जाए तो फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, जिसके बारे में यूपीएससी की टेंडेंसी है बार-बार पूछने की और सिमिलर से सवाल पूछने की। तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कौन-से टॉपिक्स हैं जो कि बार-बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनका वापस आने का चांस और ज़्यादा हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको आंसर लिखते वक़्त भी एग्ज़ाम के दौरान पता चलेगा कि कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सिमिलर से आपने कर रखे होते हैं। उसके अलावा आपको ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ की। जी हाँ, टेस्ट सीरीज़ अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है। आपको अपने आंसर्स की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जो आमतौर पर एस्पिरेंट्स कर देते हैं, उस उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ कौन-सी जॉइन करनी है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक बाजीराव एंड रवि की मुकुल पाठक सर की टेस्ट सीरीज़ है और एक ब्यूटीफुल माइंड आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है। इन दोनों में से आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। और दोनों ही आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देंगी अपना आंसर राइटिंग को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा आपके आंसर्स में साइकोलॉजी में ख़ासकर कि आपको डायग्राम्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू आप साइकोलॉजी के कई कॉन्सेप्ट्स जो कि एक तरीके से साइक्लिकल होते हैं या फिर एक तरह से कॉज़ एंड इफ़ेक्ट दर्शाते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्पल्स आप डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से और बहुत ही नीटली प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें नेगेटिव जो स्पाइरल होता है डिप्रेशन के केस में, तो वो अगर डिप्रेशन पे आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली विद द सिंपल डायग्राम्स। And not just that, diagrams also help you save time and also occupy greater amount of space in the answer scripts. तो डायग्राम्स उस तरीके से भी आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि डायग्राम्स को ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि ओवर यूज़ से फिर एग्ज़ामिनर को ये लग सकता है कि आप एक तरह से आंसर कम लिख रहे हैं और डायग्राम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ज़रूरत है डायग्राम्स को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करने की। और इसमें आपको डेफ़िनिटली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं साइकोलॉजी की, उनमें डायग्राम्स होते हैं, बट स्मारक स्वेन की स्पेशली जो बुक है वो पेपर 2 के लिए आपको डायग्राम्स में बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो आप शायद जब आंसर राइटिंग करेंगे और जब टेस्ट सीरीज़ जॉइन करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या आता है। जो आपको आता है आपको वो नहीं लिखना है, जो आपसे पूछा गया है वो लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये जनरली सारे ही पेपर्स के लिए, जनरल स्टडीज़ के पेपर हों या एसे हो या किसी भी ऑप्शनल के पेपर्स हों, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो लिखें जो आपसे पूछा गया है, ना कि वो जो कि आपसे नहीं पूछा गया और जो स आपको आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊँ, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से पॉटर एंड लॉलर थ्योरी जो है मोटिवेशन की, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में
में कैसे अप्लाई करेंगे? तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही डिटेल में मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने लग जाएँ या फिर पॉटर एंड लॉलर की जो थ्योरी है, उसकी निटी-ग्रिटीज़ और डिटेल्स में जाएँ। बल्कि आपको ज़रूरत है वहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस की बताने की कि कैसे किन एस्पेक्ट्स को आप चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों आंसर राइटिंग की जहाँ बात आती है, तो यूपीएससी में एक मंत्रा है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि राइट, राइट एंड राइट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी और उतने ही आप ज़्यादा सक्षम होंगे कम टाइम में अच्छा आंसर लिखने में। धन्यवाद दोस्तों।